हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार महर्षि स्वागत करता हूं आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी, जिसमें हमने तीसरा चैप्टर शुरू कर रखा है। इसका एक पार्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया और वहां हमने अंत में पढ़ा था पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में, जिसके साथ हमें पढ़ना है निषेचन। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के पश्चात जो घटना होती है वो घटना होती है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण की क्रिया के द्वारा स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र ने यह पहचान लिया था कि यह परागकण सहजातीय है या विजातीय है। यदि विजातीय होता है तो वर्तिकाग्र उसको वहीं पर नकार देता है, परागकण का अंकुरण वहीं पर बंद हो जाता है, वो वहीं पर नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि परागकण सहजातीय है तो उसके पश्चात शुरू होती है अगली क्रिया, जो कि है निषेचन। सबसे पहले हम निषेचन की यदि परिभाषा देखें तो निषेचन को आप सिनगैमी भी बोल सकते हो। सिनगैमी यानी गैमीट का संयुक्त होना, युग्मक संलयन भी आप इसे बोल सकते हो। लेकिन वास्तविक यदि परिभाषा देखी जाए तो युग्मक संलयन और निषेचन में थोड़ा सा अंतर है, बारीकी का अंतर है, कहने को कह सकते हैं। लेकिन बारीक अंतर क्या है? निषेचन क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक के केंद्रकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के केंद्रकों के संलयन को कहा जाता है निषेचन। और निषेचन की क्रिया के द्वारा हमें प्राप्त होता है द्विगुणित युग्मनज, यानी जो निषेचन की क्रिया से कोशिका प्राप्त होगी वो क्या होगी? द्विगुणित होगी। क्योंकि युग्मक दोनों कैसे हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अगुणित हैं, और ये जब अगुणित परस्पर मिलेंगे तब उससे कौन सी संरचना बनेगी? द्विगुणित संरचना का निर्माण होगा। तो परिभाषा आप अच्छी तरह से ध्यान रखोगे, नर युग्मक और मादा युग्मक के केंद्रकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। ठीक है। लेकिन युग्मक संलयन में केवल नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में टच में आते हैं। यानी ये देखो, ये मान लो नर युग्मक है, इसे मान लो, सॉरी इसे मादा युग्मक मानो, क्योंकि मादा युग्मक हमेशा बड़ा होता है और नर युग्मक हमेशा छोटा होता है। ये मान लो मादा युग्मक है और ये कौन सा युग्मक है? नर युग्मक। ठीक है। ये आपस में एक दूसरे के टच में आए। ठीक है। टच में आने से क्या होगा? टच में आने पर जो घटना हुई उसको हम क्या कहेंगे? युग्मक संलयन। अब देखो, युग्मक संलयन तो यहां पर भी हो चुका है। मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, जिसे आप सिनगैमी या युग्मक संलयन बोल सकते हो। लेकिन उसके पश्चात क्या होगा? इनके दोनों की भित्ति आपस में फ्यूज्ड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, या आप कह दो बीच का पट जो होगा वो नष्ट हो जाएगा। हो गया नष्ट। अब नर युग्मक का केंद्र कहां जाएगा? मादा युग्मक के केंद्रक में। यानी जो द्विगुणित संरचना में बदलने वाला होता है वो कौन बदलेगा? वास्तव में मादा युग्मक बदलता है वो, क्योंकि ये नर युग्मक का केंद्र कहां जाएगा? अब मादा युग्मक के केंद्रक में आ जाएगा। आ गया। और ये केंद्रक यहां पर आपस में आकर जुड़ जाएगा। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के केंद्रकों के संलयन को क्या कहा जाता है? निषेचन। और इससे जो केंद्रक बनेगा वो कैसा बन जाएगा? अगुणित अगुणित मिलकर कितने हो जाएंगे? द्विगुणित। ठीक है। यानी नर युग्मक का काम केवल क्या था? अपना अगुणित केंद्रक मादा युग्मक को देना। अब नर युग्मक का केंद्रक जाकर किसके साथ जुड़ गया? मादा युग्मक के साथ जाकर जुड़ गया, जिसे हम अपने बोलते हैं निषेचन। तो परिभाषा आप लोगों के क्लियर हो गई होगी, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आप क्या बोलोगे? नर युग्मक और मादा युग्मक के केंद्रकों के संलयन को निषेचन कहा जाता है। ठीक। परिभाषा के पश्चात देखते हैं इसका खोजकर्ता। तो निषेचन की खोज की गई थी स्ट्रासबर्गर के द्वारा, या स्ट्रासबर्ग भी बोल सकते हो, स्ट्रासबर्गर भी बोल सकते हो। खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। किस पादप में खोज की थी? लीलियम में।
तो स्ट्रासबर्गर ने लीलियम पादप पर अध्ययन करते हुए खोजा निषेचन की क्रिया को। अब चलते हैं अपने आगे प्रक्रिया, निषेचन की क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से निषेचन होता है। तो हम निषेचन की परिभाषा पढ़ चुके हैं। निषेचन की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने। और किसमें की? कौन से पादप पर अध्ययन करते हुए की? लीलियम पादप पर अध्ययन करते हुए। अब अपने देखते हैं निषेचन की प्रक्रिया या निषेचन की क्रिया विधि आप बोल सकते हो। निषेचन की क्रिया विधि, तो यदि इसकी क्रिया विधि पर गौर किया जाए तो निषेचन की संपूर्ण प्रक्रिया को, संपूर्ण क्रिया विधि को अपने कुछ चरणों में बांट सकते हैं। वो चरण क्या क्या होंगे? सबसे पहले नंबर 1, परागकण का अंकुरण। आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि परागकण कौन है? नर युग्मकों के वाहक। परागकण कौन है? नर युग्मकों के वाहक को कहा जाता है परागकण। लेकिन यह परागकण स्वयं भी अचल था, इसलिए यह किसी न किसी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचा है, जो कि हम परागण के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, पोलिनेशन के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे की क्रिया है, तो आगे की क्रिया में सबसे पहले क्या हुआ? परागकण का अंकुरण हुआ। अंकुरण के पश्चात क्या होगा? परागनली की वृद्धि। अंकुरण के पश्चात क्या होगा? परागनली की वृद्धि होगी। नंबर 3, परागनली बीजांड में प्रवेश करेगी। परागनली किस में प्रवेश करेगी? बीजांड में। चौथा, परागनली अब बीजांड के किस हिस्से में प्रवेश करेगी? जहां पर मादा युग्मक है। मादा युग्मक कहां है? मादा युग्मकोद्भिद में है। और मादा युग्मकोद्भिद कौन है? परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश। अब परागनली कहां प्रवेश कर जाएगी? भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाएगी। और उसके पश्चात अपना अंतिम जो लक्ष्य है वो होगा संपन्न, जिसको अपने बोलेंगे निषेचन। तो यह निषेचन की एक प्रक्रिया का प्रारूप है हमारे लिए। सबसे पहले परागकण का अंकुरण, उसके पश्चात परागनली की वृद्धि, उसके पश्चात परागनली का बीजांड में प्रवेश, और उसके पश्चात परागनली का भ्रूणकोश में प्रवेश, और भ्रूणकोश में प्रवेश करने के पश्चात घटना होगी निषेचन की। सबसे पहले अपन देख रहे हैं परागकण का अंकुरण। परागण की क्रिया के पश्चात जैसे ही परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, चूंकि वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है, इसलिए परागकण वहीं पर चिपक जाता है। हम इसे चित्रों के माध्यम से दर्शाएंगे। ये देख लीजिए, ये मान लो स्त्री केसर है। सबसे पहले परागकण कहां पर पहुंचा? परागण की क्रिया के द्वारा परागकण कहां पर पहुंच गया? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर। और परागकण जो यहां पर बनाओ, बिल्कुल ठीक बनाना आप लोग, क्योंकि परागकण कितने झिल्ली युक्त है, कितनी भित्ति युक्त है? दोहरी भित्ति युक्त। इसलिए परागकण की आप कितनी भित्तियां बनाओगे? 2 ही बनाओगे। यहां पर बाह्य चोल में आपको जनन छिद्र दिखाना अनिवार्य है। बाह्य चोल में कितने जनन छिद्र पाए जाते हैं? यदि एक बीजपत्री का परागकण है तो 1 जनन छिद्र होगा, और यदि द्विबीजपत्री का परागकण है तो 3 जनन छिद्र होंगे। तो ये हमने दिखा दिया परागकण। ऊपर परागकण की कायिक कोशिका है, जिसका ये कायिक केंद्रक हो गया, और नीचे की ओर कौन है? जनन कोशिका। ठीक है। और ये जनन कोशिका कैसी हो चुकी है? अब तर्कुरूपी हो चुकी है। इसके अपने स्वयं की भित्ति बन जाएगी, और ये कैसी हो जाएगी? तर्कुरूपी। और तर्कुरूपी होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा?
ये परागनली में आसानी से गमन कर सकेगी जनन कोशिका, इसलिए इसका आकार कैसा हुआ है, तर्करूपी। तो ये परागकण के स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से बनाओगे, दोहरी झिल्ली बनाओगे और दो कोशिकीय अवस्था दिखाओगे, क्योंकि आपको पता है परागण की क्रिया दो कोशिकीय अवस्था में ही संपन्न होती है। ये दिखा दिया। तो परागकण का अंकुरण पढ़ रहे हैं अपने। परागण की क्रिया के पश्चात जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, चूंकि वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है इसलिए परागकण वहीं पर चिपक जाता है, चिपक गया परागकण। इसके पश्चात पराग स्त्री केसर संकर्षण की क्रिया के द्वारा यह पहचान की जाती है कि परागकण सहजातीय है या विजातीय है। यदि परागकण सहजातीय है तो इस परागकण को विभिन्न पोषक पदार्थ जिसमें शर्करा, वसा, रेजिन और जल विद्यमान होते हैं। क्या क्या विद्यमान होंगे उस पोषक पदार्थ में? शर्करा, वसा, रेजिन, जल, विटामिन और खनिज तत्व। यानी जो जो परागकण के अंकुरण के लिए अनिवार्य हैं वो सारी चीजें वर्तिकाग्र के द्वारा स्रावित की जाती हैं। जैसे ही पता चलता है वर्तिकाग्र को कि सहजातीय परागकण आया है, सहजातीय परागकण की सूचना पाते ही, पता चलते ही ये पोषक पदार्थ स्रावित करता है जिसमें शर्करा, वसा, रेजिन, जल, विटामिन और खनिज उपलब्ध होते हैं। और इन पोषक पदार्थों को पाकर परागकण अंकुरित होना प्रारंभ हो जाता है। इन पोषक पदार्थों को पाकर परागकण अंकुरित होना प्रारंभ हो जाता है, जिसके अंतर्गत परागकण की अंतःचोल एक नलिका के रूप में जनन छिद्र से बाहर निकलती है। परागकण की अंतःचोल जनन छिद्र से एक नलिका के रूप में वृद्धि करते हुए बाहर निकलती है, जिसको अपने बोलते हैं परागनली। जिसको अपने क्या बोलते हैं? परागनली। यानी परागनली वास्तव में क्या है? अंतःचोल की वृद्धि है। अंतःचोल स्वयं एक नलिका के रूप में वृद्धि करते हुए जनन छिद्र से बाहर निकलती है, जिसे अपने कहते हैं परागकण का अंकुरण। तो ये था परागकण का अंकुरण और ये आप बनाओगे इसमें चित्र। दोबारा सुन लो। जैसे ही वर्तिकाग्र को पता चलता है कि परागकण सहजातीय है, ये विभिन्न पोषक पदार्थों युक्त स्राव स्रावित करता है, जिसे पाकर परागकण का अंकुरण शुरू हो जाता है। इसके अंतर्गत परागकण की अंतःचोल एक नलिका के रूप में वृद्धि करते हुए जनन छिद्र से बाहर निकल जाती है और यही है परागकण का अंकुरण। ठीक है। तो परागकण के अंकुरण में ऐसे नहीं है कि यहां पर गिरते ही परागकण का अंकुरण होगा, कुछ समय लेगा ही। परागकण जैसे ही वर्तिकाग्र पर आकर गिरेगा, इसके कुछ समय पश्चात ही, एक निश्चित समय पश्चात ही, जो कि अलग अलग पादपों में अलग अलग होता है, उस निश्चित समय पश्चात ही परागकण का अंकुरण प्रारंभ होगा। और जितना परागकण का अंकुरण समय लेता है, यानी वर्तिकाग्र पर गिरने के पश्चात और अंकुरण तक जितना समय होता है उसको अंकुरण काल बोलते हैं। कोई ज्यादा इसमें कठिन वाली बात नहीं है। अंकुरण के लिए जो समय लगेगा उसे क्या बोलेंगे अपने? अंकुरण काल बोलेंगे। ठीक है। तो ये हो गया परागकण का अंकुरण। परीक्षा में आप हर स्टेप में अलग अलग चित्र बनाओगे। मेरे को तो यहां पर आवश्यकता नहीं, मैं तो मिटा मिटा कर बना सकता हूं, लेकिन आप मिटाकर नहीं बना सकते। इसलिए ध्यान रखेंगे, जो जो स्टेप आता है उसके लिए चित्र आपको अलग अलग ही बनाना है। यानी हर चित्र में एक घटना, जैसे ये चित्र, ये किस घटना को प्रदर्शित कर रहा है? परागकण के अंकुरण को प्रदर्शित कर रहा है। उसके पश्चात क्या होगा? नंबर 2, पराग नली की वृद्धि। परागनली की वृद्धि बोल सकते हो, या आप क्या कह सकते हो? वर्तिका में गमन। परागनली का अब गमन किसमें होगा? वर्तिका में। जैसे ये है वर्तिका, ये वर्तिकाग्र था,
ये क्या था, वर्तिकाग्र। अपने को जरूरत नहीं है यहां पर नाम लिखाने की, नामांकित आप केवल वही करो जिसकी आपको जरूरत है, जिसके बारे में आप बता रहे हो वही नामांकित करो, ताकि एग्जामिनर को पता चले। अब मैं एग्जामिनर को क्या पता वर्तिका कौन सी, तो आप बता दो ये है वर्तिका, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हो, स्टाइल। वर्तिकाग्र को स्टिग्मा और वर्तिका को स्टाइल, यानी स्त्री केसर का जो नलिका नुमा भाग है उसे अपने क्या बोलते हैं, वर्तिका। चलिए आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे परागकण पोषक पदार्थ प्राप्त करता रहता है और परागनली जैसे जैसे पोषक पदार्थ प्राप्त करता है, परागनली की वृद्धि धीरे धीरे वर्तिका में होती रहती है। कुछ पादप जैसे कि लीलियम, कुछ पादप जैसे कि लीलियम, इनमें वर्तिका खोखली होती। बहुत कम पादप ऐसे हैं, उदाहरण के तौर पर लीलियम, जिसमें स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज की थी, वही लीलियम, उसमें वर्तिका जो होती है वो खोखली होती है। तो परागनली को कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये गमन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अधिकांश एंजियोस्पर्म पादपों की वर्तिका ठोस होती है। ठोस मतलब बीच में से खोखली नहीं होती, इसमें मर्दूतकीय उत्तक पाए जाते हैं, यानी ज्यादातर वर्तिका कैसी होगी, इस प्रकार उत्तक युक्त होगी, ठीक है। तो परागनली को इसको भेद कर जाना है अंदर। अधिकांश एंजियोस्पर्म की वर्तिका खोखली न होकर कैसी होती है, ठोस होती है, अर्थात इसके अंदर मर्दूतकीय उत्तकों का जमाव पाया जाता है तो ये पादप के उत्तक है। तो इनकी भित्ति किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज और पेक्टिन की। चूंकि इनकी भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी है, इसलिए इसको गलाने वाला एंजाइम पेक्टिनेज, गलाने वाला एंजाइम पेक्टिनेज अब स्त्रावित किया जाता है, और पेक्टिनेज के स्त्राव के कारण ये बीज का मर्दूतकीय उत्तक जो है वो समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे वर्तिका आगे बढ़ती जाती है, पेक्टिनेज का स्त्राव होता रहता है, और जैसे जैसे पेक्टिनेज का स्त्राव होगा वैसे वैसे मर्दूतक आगे से आगे नष्ट होते रहे। ऐसा नहीं है कि पहले पेक्टिनेज का स्त्राव करके पूरी नलिका को साफ किया, ऐसे नहीं होगा। जैसे जैसे वर्तिका आगे जैसे जैसे परागनली आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे परागनली आगे बढ़ेगी वो पेक्टिनेज का स्त्राव करती रहेगी, और जैसे जैसे पेक्टिनेज का स्त्राव होता रहेगा आगे से आगे जगह बनती रहेगी, खाली स्थान बनता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, वर्तिका के मध्य उपस्थित उत्तकों को नष्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम काम में लिया जाता है, पेक्टिनेज एंजाइम। तो वर्तिका जो ठोस है उसके मर्दूतक को नष्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम आया है, पेक्टिनेज। तो ये परागनली अब धीरे धीरे वृद्धि करती रहेगी, और वृद्धि करते हुए कहां पर पहुंच जाएगी, मैं थोड़ा चौड़ा बना रहा हूं इसे, वृद्धि करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी, और अंत में ये पहुंच जाएगी कहां तक, अंडाशय तक पहुंच गई, गमन कर लिया इसने पूरी वर्तिका में। ये है हमारा दूसरा स्टेप। अब इस स्टेप में और क्या होगा, पराग नली है ये। अब जो जैसे जैसे परागनली आगे वृद्धि करती जा रही थी, उसी समय क्या हो रहा था, ये जनन कोशिका जो यहां पर तर्कु रूपी उपस्थित है, ये अब गमन करते हुए कहां पर आ जाएगी, इस परागनली में आ जाएगी। अब जनन कोशिका कहां पर आ गई, परागनली में, और परागनली में आकर ये यहां पर एक समसूत्री विभाजन करती है, और समसूत्री विभाजन करके दो जनन कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। जनन कोशिका परागनली में पहुंचकर एक और समसूत्री विभाजन करती है, जिससे एक जनन कोशिका से कितनी जनन कोशिकाएं बन जाएंगी, दो जनन कोशिकाएं बन जाएंगी, और इन्हीं दोनों जनन कोशिकाओं को अब हम क्या नाम देंगे, नर युग्मक। तो इस दूसरे स्टेप में क्या क्या होगा, एक तो परागनली आगे से आगे वृद्धि करती चलेगी, दूसरा जो नर जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका परागनली में पहुंचकर
समसूत्री विभाजन करेगी और समसूत्री विभाजन करके 2 नर युग्मकों का निर्माण कर लेगी। ठीक है। इसके अलावा एक खास बात और है अपने पास, एक अलग एग्जांपल और है, जलकुंभी। जलकुंभी जिसको अपने बोलते हैं आइकोर्निया, आइकोर्निया क्रेसिपस। क्या बोलते हैं इसको? आइकोर्निया क्रेसिपस। अब इसके अंदर क्या होता है, यह परागनली पेक्टिनेज का स्राव नहीं करती, और पेक्टिनेज का स्राव नहीं करती तो ये कैसे गुजरती है, कैसे इस ठोस वर्तिका को ये भेदेगी? तो इनके अंदर बड़ी खास बात होती है कि ये ऊतकों के मध्य पाए जाने वाले, ऊतकों की कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले अंतराकोशिकीय अवकाशों से गुजरते हुए अंडाशय तक पहुंचेगी। तो अब मैं दूसरा स्टेप आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। एडी क्या है? परागनली की वृद्धि या वर्तिका में गमन। अंकुरण हो चुका था, अंकुरण के पश्चात अब परागकण और ज्यादा पोषक पदार्थ ग्रहण करेगा, और जैसे जैसे पोषक पदार्थ ग्रहण करता चलेगा परागनली की वृद्धि होती रहेगी, और परागनली की वृद्धि धीरे 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 वृद्धि करते हुए कहां पर पहुंच जाएगी? अंडाशय में। लेकिन इसके बीच का जो ये पथ है ये आसान नहीं है। हालांकि लीलियम में वर्तिका खोखली होती है, इसलिए कोई परेशानी नहीं, ये सीधे वृद्धि करते हुए कहां तक पहुंच जाएगी? अंडाशय तक पहुंच गई। लेकिन अधिकांश एंजियोस्पर्म जो है उनमें वर्तिका ठोस होती है, अर्थात इसके अंदर मर्दूत के ऊतक भरे रहते हैं, जिन्हें पेक्टिनेज के स्राव के द्वारा नष्ट किया जाता है, और परागनली की वृद्धि हेतु, परागनली के गमन हेतु एक पथ तैयार किया जाता है। लेकिन आइकोर्निया को देखें तो ये पेक्टिनेज के द्वारा पथ निर्माण नहीं करती। आइकोर्निया में परागनली जो है वो अंतराकोशिकीय अवकाशों से होते हुए अंडाशय तक पहुंचती है। तो आप 3 बातें ध्यान रखोगे, एक तो ये सामान्य अधिकांश एंजियोस्पर्म में जो है, दूसरा लीलियम वाली खोखले वाला, और तीसरा आइकोर्निया में जो अंतराकोशिकीय अवकाशों से होकर गुजरती है। चाहे कैसे भी गुजरे, कैसे भी इसकी वृद्धि हो, लेकिन एक बात सभी में कॉमन आती है। वो बात कौन सी है? चित्र आप समझ गए, चित्र ये बनाना था आपको, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में आप जो चित्र बनाओगे उसमें परागनली को कहां तक पहुंचाओ दिखाओगे? अंडाशय तक। दूसरी बात क्या दिखानी है आपको? जो जनन कोशिका थी वो जनन कोशिका परागकण से अब कहां पर आ जाएगी? परागनली में, और 2 नर युग्मकों का निर्माण कर लेगी। यानी जनन कोशिका किस में बदल दोगे आप? 2 नर युग्मकों में बदल दोगे। तो ये 2 चीजें आपको इस चित्र में दिखानी थी। अब एक बड़ी ही खास बात, परागनली की जो वृद्धि है वो एक दिशीय होती है। परागनली की वृद्धि कैसे होती है? एक दिशीय। एक दिशीय का मतलब सदैव वर्तिकाग्र से, सदैव ये वर्तिकाग्र से अंडाशय की ओर ही गमन करती है। ऐसे नहीं है कि साइड में चल गई और वर्तिका से बाहर निकल गई, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा किधर से किधर आएगी? वर्तिकाग्र से अंडाशय की ओर ही आएगी। यानी इसका गमन जो है वो अंडाशय की ओर ही होगा। दूसरा, इसको कैसे पता, परागनली को कैसे पता कि मुझे अंडाशय की ओर ही जाना है? अंडाशय किधर है? आंखें तो है नहीं जो दिखे कभी उधर जाना है तेरे को। तो ये गमन कैसे करती है? तो ये गमन जो है वो रसायनानुवर्ती होता है। परागनली की जो वृद्धि है वो सदैव एक दिशीय है और रसायनानुवर्ती गति करती है। रसायनानुवर्ती गति क्या है? परागनली का जैसे ही अंकुरण होता है, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड के द्वारा कुछ श्लेष्मिक पदार्थों का स्त्राव किया जाता है। किस किस के द्वारा? वर्तिका, अंडाशय और बीजांड के द्वारा श्लेष्मिक पदार्थों का स्त्राव किया जाता है, और ये श्लेष्मिक पदार्थ ही परागनली की वृद्धि को प्रेरित करते हैं, इसकी दिशा को नियंत्रित करते हैं कि परागनली को कहां पर जाना है। तो बीजांड, अंडाशय और वर्तिका के द्वारा स्त्रावित हुए श्लेष्मिक पदार्थ ही इसकी वृद्धि को, इसकी दिशा को नियंत्रित
करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया परागनली की वृद्धि और वर्तिका में गमन। तीसरा स्टेप अपना क्या है? परागनली का बीजांड में प्रवेश। परागनली का बीजांड में प्रवेश। अब बीजांड में कैसे प्रवेश करेगी हम देख रहे हैं चित्रों के माध्यम से। ठीक है, बढ़िया सा चित्र बनाना, बड़ा सारा चित्र बनाना। देख रहे हैं सारा आ रहा है कि नहीं आ रहा चित्र? थोड़ा सा इसे छोटा बना देते हैं अपने। ये क्या बना रहा हूं मैं? फूला हुआ भाग, स्त्री केसर का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय। और अंडाशय में क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड का चित्र आप लोगों ने पहले ही दूसरे पाठ में ही अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया था। आपको अच्छी तरह से आना चाहिए बीजांड का चित्र। अब देख लो मैं कितना जल्दी जल्दी बना रहा हूं। परीक्षा में आपको इतना अभ्यास करना है परीक्षा तक कि आप भी इसका चित्र, स्त्री केसर का चित्र बड़ी शीघ्रता से बना सकें, ताकि आपका समय ज्यादा व्यर्थ न हो। ये है बीजांड। ठीक है, यहां पर अपने ने दिखाया था परागकण। अब यहां पर भूलकर भी आप जनन कोशिका मत बना देना, क्योंकि जनन कोशिका अब कहां पर आ चुकी है? इस परागनली में आ चुकी है। और परागनली की वृद्धि कहां तक हो गई? अंडाशय तक। और ये जनन कोशिकाएं अब नर युग्मकों के रूप में कहां पर हैं? परागनली के भीतर है। ये रही दोनों नर युग्मक। दिख रहे हैं आपको नर युग्मक? ऐसा चित्र आपको बनाना है बीजांड में प्रवेश तक का। अब बीजांड में प्रवेश जो है, ये तो दूसरे में बन गया था, दूसरे स्टेप में बन गया था चित्र। अब आप क्या करोगे तीसरे चित्र में? बीजांड में प्रवेश जो है वो 3 तरीकों से हो सकता है। कौन कौन से हैं वो तरीके? ये तरीके जो हैं वो उनके स्थान से हैं। ये परागनली कहां से इस बीजांड में प्रवेश करेगी? पहुंचना कहां पर है परागनली को? भ्रूणकोश में। कहां पर पहुंचना है? भ्रूणकोश पे, जहां पर मादा युग्मक है। तो भ्रूणकोश तक पहुंचने के लिए पहले बीजांड में तो आना पड़ेगा इसको। तो बीजांड में आने के लिए क्या करेगी? ये 3 स्थानों से प्रवेश कर सकती है। कौन कौन से स्थान है वो? पहला हो सकता है निभाग। जानते हो बीजांड में निभाग कौन सा स्थान होता है? बीजांड द्वार के जस्ट विपरीत वाला हिस्सा। हम ज्यादातर प्रतीप बीजांड बना रहे हैं। प्रतीप बीजांड क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अधिकांश एंजियोस्पर्म में प्रतीप बीजांड ही पाया जाता है। ऊपर की ओर क्या मिलेगा आपको? निभाग। नीचे की ओर क्या मिलेगा? बीजांड द्वार। तो निभाग बीजांड द्वार के जस्ट विपरीत वाला हिस्सा है, जिसको आप क्या बोलते हो? चेलेजा। तो ये चेलेजा द्वारा भी प्रवेश कर सकता है, तो इसको बोलते हैं अपने निभागीय प्रवेश। पहले प्रकार का प्रवेश कौन सा हो सकता है? निभागीय प्रवेश, जिसमें परागनली निभाग से होते हुए कहां पर पहुंचेगी? भ्रूणकोश में पहुंचेगी। दूसरा, और पहले आपको इसका एग्जांपल बताते हो। तो निभागीय प्रवेश का एग्जांपल है केजुराइना। केजुराइना। इसके अलावा बिटुला। केजुराइना और बिटुला पादपों में आपको देखने को मिलती है। एक इसके अलावा एक और भी होता है, जुगलेंस। तो केजुराइना, बिटुला और जुगलेंस में आपको देखने को मिलता है कौन सा प्रवेश? बीजांड द्वारीय प्रवेश। एग्जाम्पल ही ध्यान रखने हैं आपको, और इसका डायग्राम बनाना है, और कुछ नहीं करना, केवल एग्जाम्पल और डायग्राम। दूसरे प्रकार का प्रवेश जो है वो है अध्यावरणीय प्रवेश।
इंटेग्यूमेंट के द्वारा प्रवेश, अध्यावरणीय प्रवेश, नाम से स्पष्ट हो रहा है। इसमें प्रागनली जो है वो वृद्धि करते हुए अध्यावरण से गुजरते हुए, अध्यावरण को भेदते हुए, वृद्धि कर अध्यावरण को भेदते हुए भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, बीजांड में प्रवेश करती है। तो बीजांड में प्रवेश कहां से होगा? अध्यावरण से होगा। हो गया प्रवेश। इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटेसी कुल, कुकुरबिटेसी कुल, जिसमें खीरा और ककड़ी आते हैं, वो कुकुरबिटेसी कुल। तो कुकुरबिटेसी कुल में प्रागनली अध्यावरण से होते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। और इसका डायग्राम आप लोगों को बना देना, जो मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे बनाना है। तीसरे प्रकार का जो प्रवेश होता है वो होता है बीजांड द्वारीय प्रवेश। बीजांड द्वारीय प्रवेश यानी अब प्रागनली कहां से प्रवेश करेगी? बीजांड में। बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल से प्रवेश करेगी। अधिकांश एंजियोस्पर्म में जो प्रागनली का प्रवेश है वो कहां से होता है? बीजांड द्वार से होता है। ठीक है। अब मैं आपको यहां पर इतना याद रख लो, आप इसके आगे का स्टेप आपको बता रहा हूं अभी। पहले ये देख लो, 3 जगह से 3 स्थान ऐसे हैं जहां से प्रागनली बीजांड में प्रवेश कर सकती है। कौन कौन से वो स्थान? निभाग, अध्यावरण और बीजांड द्वार। इन 3 स्थानों से प्रागनली बीजांड में प्रवेश कर सकती है। चाहे, और ये एग्जांपल भी याद रखना, निभाग में कौन कौन से एग्जांपल हैं जिसमें निभागीय प्रवेश होता है? एजुराइना, बिटुला और जुगलेंस। अध्यावरणीय प्रवेश के एग्जांपल कौन है? कुकुरबिटेसी कुल। और बीजांड द्वारीय प्रवेश के एग्जांपल है अधिकांश एंजियोस्पर्म पादप। अधिकांश में कैसा होगा? बीजांड द्वारीय प्रवेश ही होगा, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। चाहे निभाग से प्रवेश हुआ हो, चाहे अध्यावरण से प्रवेश हुआ हो, चाहे बीजांड द्वार से प्रवेश हुआ, तीनों में से कहीं से भी बीजांड में प्रागनली ने प्रवेश किया हो, परंतु भ्रूणकोश में हमेशा यह कहां से प्रवेश करेगी? बीजांड द्वार वाले सिरे से ही प्रवेश करेगी। यानी इन तीनों में से चाहे कहीं से भी प्रवेश हुआ हो, लेकिन प्रवेश के पश्चात भ्रूणकोश में यह कहां से प्रवेश करेगी? भ्रूणकोश में प्रवेश के लिए किधर की ओर वृद्धि करेगी? बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर वृद्धि करेगी। तो ये 3 प्रकार का बीजांड में प्रवेश हो सकता है: निभागीय प्रवेश, अध्यावरणीय प्रवेश और बीजांड द्वारीय प्रवेश। निभागीय प्रवेश यदि आपको दिखाना है तो उसके लिए चित्र कैसा बनेगा? ये देख लो, ये प्रागनली आ रही है और ये प्रागनली कहां पर प्रवेश कर रही है? निभागीय हिस्से से चलेजा से इसमें प्रवेश कर रही है। कोई भेद है क्या इसमें? कोई ज्यादा कठिनाई वाली बात है? बस निभाग आपको पता होना चाहिए, निभाग कौन सा भाग होता है। निभागीय भाग से प्रवेश किया तो ऐसे ऊपर से डायरेक्ट ही प्रवेश करवा दो। ठीक है। इसके पश्चात दूसरे प्रकार का है अध्यावरणीय प्रवेश। यदि अध्यावरण से प्रवेश करेगी तो ये घूमते हुए कहां पर आ जाएगी? इधर अध्यावरण की ओर ले आओ, जैसे कि ककड़ी कुल में होता है, यानी कुकुरबिटेसी कुल में। तो ये अब किसको भेदते हुए अंदर आ रही है? अध्यावरण को भेदते हुए प्रवेश कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? अध्यावरण को भेदते हुए प्रवेश। और इसके अंदर ये दोनों नरयुग्मक है, ये इसके द्वारा यहां आ जाएंगे बाद में। फिर तो निभागीय प्रवेश हो तो निभाग से प्रवेश करते हुए दिखा दो, सिंपल डायग्राम। अध्यावरणीय प्रवेश हो तो अध्यावरण से प्रवेश करते हुए दिखा दो, बिल्कुल सिंपल डायग्राम। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि चौथे स्टेप में जो आप भ्रूणकोश में प्रवेश करोगे तो भ्रूणकोश में प्रवेश हमेशा किधर से होगा? बीजांड द्वारीय वाले सिरे से, बीजांड द्वार वाले सिरे से। चाहे इसने निभाग से प्रवेश किया हो चाहे अध्यावरण से। ये भ्रूणकोश में यदि प्रवेश करेगी तो किधर से करेगी? बीजांड द्वार वाले सिरे से। जो कि हम, यानी तीसरा जो अपना बच गया चरण, वो हम भ्रूणकोश में प्रवेश वाले से ही देख लेंगे। तो अब चौथा स्टेप अपने शुरू करने जा रहे हैं निषेचन का। निषेचन का जो चौथा स्टेप होगा वो होगा प्रागनली का भ्रूणकोश में प्रवेश।
भ्रूणकोश जिसको आप मादा युग्मकोद्भिद भी बोलते हो, तो प्रागनली अब किस में प्रवेश करेगी? भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी। डायग्राम तो आपको बनानी ही है। चित्र आपको अपनी सुविधा के अनुसार बनाने चाहिए। जैसे मैं अपनी सुविधा के अनुसार यहां पर क्या दिखा रहा हूं, अंडाशय को ज्यादा बड़ा दिखा रहा हूं ताकि बीजांड बड़ा बने, और बीजांड बड़ा बनेगा तो चित्र आसानी से स्पष्ट बना सकोगे। एग्जामिनर को दिखना चाहिए चित्र में क्या किया है इस बच्चे ने, अच्छी तरह से दिखना चाहिए। ये क्या बना रहा हूं मैं? बीजांड, यानी बीजांड में आप वो हिस्सा ज्यादा बड़ा दिखाओ। जैसे मैं अध्यावरण भी अब छोटे छोटे बना रहा हूं ताकि इसके भीतर का हिस्सा ज्यादा बड़ा बना सकूं मैं। तो ये आपकी समझ होती है, आपकी कलाकारी होती है ये, कि आपको जो हिस्सा आप बता रहे हो, जिसके बारे में आप वर्णन कर रहे हो, वो हिस्सा बड़ा बनना चाहिए। ये ऊपर तीनों कोशिकाएं क्या कहलाती है? प्रतिवैशांत यानी एंटीपोडल सेल। ये बीच में द्विध्रुवीय कोशिका हो जाएगी जो दो केंद्रकों के संलयन से बनी है, और नीचे की ओर ये तीनों क्या हो जाएंगी? अंड समुच्चय कोशिकाएं। ठीक है। अब परागनली जो है वो किधर से आएगी? हम जो तीसरा छोड़ दिया था हमने, जो अधिकांश एंजियोस्पर्म में होता है, वह आपको बना के दिखा रहा हूं मैं। ये परागकण, ये क्या बना दिया हमने? परागकण, जिसमें एक जनन छिद्र था, और जनन छिद्र से अंतःचोल जो है वो परागनली के रूप में वृद्धि करते हुए बाहर निकलती है। अब परागनली धीरे धीरे वृद्धि करते हुए किधर से आ रही है? बीजांड द्वारीय वाले सिरे से बीजांड में प्रवेश कर रही है। ये बीजांड में कहां से प्रवेश हो रहा है? बीजांड द्वारीय वाले सिरे से। ठीक है, जो तीसरा हमने छोड़ दिया था जिसका चित्र नहीं बना, वो मैं यहां पर बना रहा हूं आपको। ठीक है, चौथी स्टेप। तो बीजांड में कहां से प्रवेश कर रही है? बीजांड द्वार वाले सिरे से, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे आसान है इसलिए बना रहा हूं मैं। लेकिन चाहे निभाग से प्रवेश हो चाहे अध्यावरण से, भ्रूणकोश में जो प्रवेश है वो किधर होगा? बीजांड द्वार वाले सिरे से। यानी यदि ये यहां से आती, मान लो निभाग से आती, तब निभाग से आते हुए ये इसको नहीं बेचती, ये यहां से, मान लो मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं इसको, यहां से ऐसे घूम जाती है और घूमकर नीचे की ओर आते हुए वापस ऐसे, यानी यहां से ही प्रवेश करती है। देख लो, निभाग से प्रवेश हुआ है तो ये किधर से आ रही है? घूमकर किधर आ गई है? बीजांड द्वारीय वाले सिरे से आ गई। इसी प्रकार अध्यावरण से आती तो भी ये नीचे की ओर बीजांड द्वार वाले सिरे की तरफ घूम जाती। यानी भ्रूणकोश में इसका प्रवेश किधर से होगा? बीजांड द्वार वाले सिरे से ही होगा। इसको वापस मिटा देते हैं, अपने लिए जरूरी नहीं है, यहां पर बाधा पैदा करेगा ये। ठीक है, ये परागनली आ गई। तो परागनली के साथ साथ जैसे जैसे परागनली वृद्धि कर रही थी, इसके भीतर उपस्थित नर युग्मक भी अब धीरे धीरे आगे की ओर आ रहे हैं। आप देख रहे हो हिम्मत नर युग्मकों की, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं ना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अब ये भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी, तो भ्रूणकोश में प्रवेश सदैव कहां से होगा? बीजांड द्वारीय सिरे से। भ्रूणकोश में प्रवेश कहां से होगा? बीजांड द्वारीय सिरे से इसका प्रवेश होगा। अब मैं यहां पर आपके लिए एक अलग से डायग्राम बना रहा हूं जूम करके, ताकि भ्रूणकोश में प्रवेश को मैं आसानी से आपको बता सकूं। वैसे आप परीक्षा में डायग्राम बनाओगे तो दोनों बनाने हैं, एक तो ये बनाना है। ठीक है, हो गया ना भ्रूणकोश में प्रवेश, एक तो डायग्राम ये बना दोगे। इसके अलावा दूसरा डायग्राम जो बनाना है वो मैं आपको यहां पर बनाकर दिखा रहा हूं, यानी इसी चीज को जूम करके अपने दिखा रहे हैं वहां पर। ये मान लो क्या है? भ्रूणकोश है।
ये भ्रूणकोश के दोनों ओर के क्या हैं, अध्यावरण है। ठीक है, मैंने भ्रूणकोश दिखाया। इसके बाहर की ओर ये क्या है, बीजांडकाय है। ये क्या हो गया, बीजांडकाय। ये क्या है, भ्रूणकोश। ऊपर की ओर ये तीन क्या है, प्रतिवेशांत सेल है। नीचे की ओर ये क्या है, बीच में द्विध्रुवीय कोशिका है। और नीचे की ओर ये दो सहायक कोशिकाएं हैं। और इनके पीछे की ओर एक सबसे बड़ी कोशिका, वो है मादा युग्मक। तो अंड समुच्चय कोशिका में दो तो सहायक कोशिकाएं होती हैं जो नीचे की ओर दिखाई जाती हैं, और एक होती है मादा कोशिका जिसको अंड कोशिका या आप मादा युग्मक भी बोल सकते हैं। तो ये अंड समुच्चय कोशिका है। परागनली वृद्धि करते हुए अब कहां तक आ चुकी है, भ्रूणकोश तक आ चुकी है। अब आपको बताना है कि भ्रूणकोश में प्रवेश कैसे होगा। तो भ्रूणकोश में जैसे ही परागनली प्रवेश करने वाली होती है, जैसे ही परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश करने वाली होती है, इसकी एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है। मान लो ये सहायक कोशिका क्या हो गई, नष्ट हो गई। सहायक कोशिका जिसको सिनर्जिड सेल भी बोला जाता है, सहायक सेल को आप क्या बोल सकते हो, सिनर्जिड सेल। बायोलॉजी की भाषा में सहायक कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, सिनर्जिड सेल कहा जाता है। और इस सिनर्जिड सेल में पाए जाते हैं तंतु रूपी उपकरण, तंतु रूपी उपकरण, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है फिलीफॉर्म। तंतु रूपी उपकरण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, फिलीफॉर्म अपरेटस। तो सहायक कोशिका जो नष्ट हुई है, उसके फिलीफॉर्म अपरेटस ही इस परागनली को निर्देशित करेंगे कि इसको भ्रूणकोश में कहां पर जाना है, कहां तक जाना है। इसका निर्देशन कौन करेगा, नष्ट हुई सिनर्जिड सेल के अंदर पाए जाने वाले फिलीफॉर्म उपकरण यानी तंतु रूपी उपकरण, इसको निर्देशित करेंगे। ठीक है। अब यदि अपने प्रवेश देखें, इसको मैं मिटा सकता हूं। भ्रूणकोश में प्रवेश के तीन तरीके हो सकते हैं, यानी तीन स्थल ऐसे हैं जहां से यह परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश कर सकती है। पहला, भ्रूणकोश की भीति, भ्रूणकोश की भीति व सहायक सेल के बीच से। यानी पहला स्थान कौन सा हो सकता है जहां से यह परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी, एक सहायक कोशिका और भ्रूणकोश की भीति के बीच से। यहां से, ध्यान से देखो, यहां से ये प्रवेश कर सकती या यहां से ये प्रवेश कर सकती, यानी सहायक कोशिका और भ्रूणकोश की भीति के बीच से होते हुए। दूसरा, अंड कोशिका व सहायक सेल के बीच से। अंड कोशिका और सहायक सेल के बीच से भी ये क्या हो सकती है, भ्रूणकोश में प्रवेश कर सकती है, रास्ता बना सकती है अपना। तीसरा स्थान जो है वो हो सकता है सहायक सेल को भेद कर, या आप कह सकते हो दो सहायक सेल के बीच से। तीसरा पद जो हो सकता है वो तो या तो सहायक सेल को भेद कर अंदर चली जाए या दो सहायक सेलों के बीच से निकल जाए। तो ये तीन स्थान है।
भ्रूणकोश के भित्ति और सहायक सेल के बीच से, अंड कोशिका और सहायक सेल के बीच से, और सहायक सेल को भेद कर या दो सहायक सेलों के बीच से परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश कर सकती है। तो ये तीन तो स्थल हो गए जहां से परागनली प्रवेश करेगी। लेकिन परागनली के प्रवेश की यदि प्रक्रिया हम देखें तो अधिकांश पादपों में क्या प्रक्रिया होती है, अधिकांश जगह पर क्या प्रक्रिया होती है, जैसे ही परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश करने वाली होती है, परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश करने का प्रयास करेगी, ठीक वैसे ही, ठीक उसी समय एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है। सहायक कोशिका के नष्ट होने से दो फायदे होंगे। पहला, परागनली के प्रवेश हेतु पथ मिल जाएगा, आराम से जगह मिल गई। दूसरा, इस सिनर्जिड सेल या सहायक कोशिका के नष्ट होने से फिलिफॉर्म उपकरण बाहर आ जाएंगे और ये फिलिफॉर्म उपकरण निर्देशित करेंगे परागनली को कि कहां तक चलना है, किधर जाना है। यानी परागनली की वृद्धि को निर्देशित करने का काम किसका होगा, सिनर्जिड सेल के नष्ट होने से जो फिलिफॉर्म उपकरण यानी तंतु रूपी उपकरण बाहर निकले हैं उनका। ठीक है, अब मैं आपको बना रहा हूं, यहां पर चित्र बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब परागनली कहां पर आती है, सहायक कोशिका के जो नष्ट हुई है सहायक कोशिका वहां तक पहुंच जाती है, उसके जीवद्रव्य तक पहुंच जाती है। जैसे ही परागनली नष्ट हुई सहायक कोशिका के जीवद्रव्य तक पहुंचती है, वैसे ही इसके शीर्ष पर छिद्र बन जाते हैं। जैसे मान लो ये भ्रूणकोश था, भ्रूणकोश की ये मादा को युग्मक हो गया, ये सहायक कोशिका होगी पहली, ये सहायक कोशिका वो है जो नष्ट हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे ही क्या होगा, परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश करते हुए नष्ट हुई सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में पहुंचेगी, इसके शीर्ष में छिद्र बन जाएंगे। इसके शीर्ष पर क्या बन जाएगा, छिद्र बन जाएगा। और फिर इसी छिद्र से ये दोनों नर युग्मक गति करते हुए कहां पर आ जाएंगे, भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाएंगे। तो परागनली जैसे ही सहायक कोशिका जो नष्ट हुई है उसके जीवद्रव्य में पहुंचेगी, उसके शीर्ष पर एक छिद्र बन जाएगा, वो शीर्ष से फट जाएगी और उसके शीर्ष पर बने छिद्र से ही दोनों नर युग्मक निकलकर कहां पर प्रवेश कर जाते हैं, अब भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाते हैं। अब आगे का जो निर्देशन होगा, जैसे ये भ्रूणकोश में प्रवेश करेंगे दोनों नर युग्मक, इनके आगे का निर्देशन भी कौन करेगा, ये तंतुरूपी उपकरण या सिनर्जिड सेल ही इसका निर्देशन करेगी कि कौन से नर युग्मक को कहां पर जाना है। इसका निर्देशन भी कौन करेगी, फिलिफॉर्म अपरेटस। ठीक है, तो परागनली का काम क्या है, आपने इतना सारा पढ़ लिया, अब आपके दिमाग में इतना तो आना चाहिए कि परागनली का कार्य क्या है। क्या है काम, परागकणों नर युग्मकों को परागकण से भ्रूणकोश तक पहुंचाना। परागकण जो वर्तिकाग्र पर चिपट गए हैं उसमें जो नर युग्मक थे, उन नर युग्मकों को भ्रूणकोश तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा संपन्न हुआ है, परागनली के माध्यम से संपन्न हुआ है। यानी यहां आप ऐसे कह सकते हो, निषेचन की क्रिया, एंजियोस्पर्म में निषेचन की क्रिया परागनली के माध्यम से संपन्न होती है और इसीलिए इस घटना को कहा जाता है साइफेनोगेमी। क्या कहा जाता है इसको, साइफेनोगेमी। परीक्षा में 1 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि साइफेनोगेमी क्या है, तो आप क्या लिखोगे, एंजियोस्पर्म में निषेचन की क्रिया परागनली के माध्यम से संपन्न होती है, जिसे हम साइफेनोगेमी कहते हैं। अर्थात वर्तिकाग्र पर उपस्थित परागकण से नर युग्मकों को भ्रूणकोश तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा संपन्न होगा, परागनली के माध्यम से संपन्न होगा।
और इसलिए ही इस निषेचन को हम क्या कहते हैं, साइफेनोगेमी टाइप का निषेचन बोलते हैं। ठीक है, तो अब दोनों नरयुग्मक कहां पर प्रवेश कर चुके हैं, भ्रूणकोश में प्रवेश कर चुके हैं। अब जैसे ही भ्रूणकोश में प्रवेश करेंगे, कितने नरयुग्मक प्रवेश किए हैं, 2 नरयुग्मक। तो अब नरयुग्मक कहां पर पहुंच चुके हैं, बिल्कुल मादा युग्मक के पास भ्रूणकोश में पहुंच चुके हैं। इसलिए अगली क्रिया किसकी होगी, निषेचन की। हमारा जो 5वां स्टेप है, वो 5वां स्टेप क्या है, निषेचन। दिख रहा है आपको, 2 नरयुग्मक पहुंच चुके हैं भ्रूणकोश में, ये कंडीशन आ चुकी है। तो अब हम पढ़ेंगे निषेचन। इसके लिए हमने क्या क्या किया, सबसे पहले परागकण का अंकुरण हुआ। अंकुरण के पश्चात परागनली ने वर्तिका में वृद्धि की, वर्तिका को भेद कर उसने वर्तिका को पार किया। फिर परागनली ने 3 स्थानों से प्रवेश कर सकती है, निभाग से भी प्रवेश कर सकती है, अध्यावरण से प्रवेश कर सकती है, बीजांड द्वारीय जाले सिरे से प्रवेश कर सकती है। तीनों के एग्जाम्पल और तीनों के डायग्राम आप लोगों को तैयार करने हैं। और चौथा स्टेप हमने देखा, परागनली का भ्रूणकोश में प्रवेश, जिसमें मदद की सिनर्जिड सेल ने, और सिनर्जिड सेल के अंदर पाए जाने वाले फिलीफॉर्म उपकरण। अंत में हमने देखा कि दोनों नरयुग्मक परागनली की सहायता से अब कहां आ चुके हैं, भ्रूणकोश में। तो अब चलिए चलते हैं निषेचन की क्रिया। तो यदि हम देखें निषेचन, निषेचन क्या होता है, नरयुग्मक और मादा युग्मक के केंद्रकों के संलयन को अपने क्या कहते हैं, निषेचन। यानी जहां से हमने शुरू किया था, हम घूम फिर कर सारी प्रोसेस को देखकर कि परागण के पश्चात क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ घूम फिर कर हम वापस कहां पर आ गए, निषेचन पर। तो निषेचन की परिभाषा हमने देख ली। अब देखते हैं सबसे बड़ी खास बात, एंजियोस्पर्म पादप जो हैं उनमें विशेष अभिलक्षण है, उनकी विशेष प्रमुख विशेषता है कि अधिकांश एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन पाया जाता है। दोहरा निषेचन, जिसका एक दूसरा नाम इसी प्रकार का नाम है, इसे आप द्वि निषेचन भी बोल सकते हो। तो अधिकांश एंजियोस्पर्म में निषेचन जो है वो कौन सा होता है, दोहरा निषेचन। ये दोहरा निषेचन आखिर है क्या, इसकी खोज किसने की? तो यदि खोजकर्ता देखें हम इसके, तो खोजकर्ता है S.G. नवास्चिन। निषेचन के खोजकर्ता कौन है, S.G. नवास्चिन। और इन्होंने खोज किन पादपों में की, पादप कौन से जिसमें खोज की, लीलियम। ये तो लीलियम वही पादप है जिसमें निषेचन की खोज हुई थी, स्ट्रासबर्गर ने की थी। निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी, लेकिन दोहरे निषेचन की खोज, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की है, S.G. नवास्चिन ने। परीक्षा में गलत मत कर देना, निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने, किसमें, लीलियम में। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की खोज किसने की है, S.G. नवास्चिन ने। किसमें, लीलियम व फ्रिटिलेरिया। पादपों में, ठीक है। तो इन दोनों पादपों में S.G. नवास्चिन ने खोज की थी दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की। अब ये दोहरा निषेचन होता क्या है, पहली बात आप ध्यान रखना, दोहरा निषेचन एंजियोस्पर्म पादपों की विशेषता, यानी दोहरा निषेचन केवल और केवल किस में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म पादपों में ही पाया जाता है। निषेचन तो सभी में होता है, चाहे थैलोफाइटा हो, ब्राइफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म, निषेचन सब में होता है। लेकिन दोहरा निषेचन केवल और केवल किस में होता है, एंजियोस्पर्म में, जिसकी खोज किसने की, S.G. नवास्चिन ने। किसमें, लीलियम और फ्रिटिलेरिया पादपों में। अब ये दोहरा निषेचन है क्या, ये भ्रूणकोश है। ऊपर की ओर भ्रूणकोश में ये तीनों कोशिकाएं कैसी हैं, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं। बीच में ये क्या है, एक द्विगुणित ध्रुवीय कोशिका है, द्विगुणित ध्रुवीय कोशिका।
ध्रुवीय सेल। ये तो आपने जब भ्रूणोद्भव पढ़ा, ये सॉरी भ्रूणकोश का निर्माण पढ़ा था आपने कि किस प्रकार से भ्रूणकोश बनता है। कौन सा भ्रूणकोश है ये? पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है जो कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक युक्त होता है। ये आपने जब पढ़ा था तब आपको पता चला था। तो ध्रुवीय सेल जो कि कैसी है? द्विगुणित है। ध्रुवीय सेल कैसी होती है? द्विगुणित। इसके नीचे की ओर यहां पर 3 अंडसमुच्चय कोशिकाएं थी। इनमें से एक सहायक कोशिका तो प्रागनली ने जब प्रवेश किया था तब नष्ट हो गई। अब इसके अंदर क्या बची है? अंड कोशिका और ये एक सहायक कोशिका। कुछ समय पश्चात ये दूसरी सहायक कोशिका है वो भी क्या हो जाएगी? पोषण प्रदान करते करते नष्ट हो जाएगी। इस मादा युग्मक को पोषण प्रदान करते करते ये सहायक कोशिका भी क्या हो जाती है? नष्ट। यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि दोनों सहायक कोशिकाएं नष्ट हो गई। अंड समुच्चय में अब केवल क्या बची है? मादा युग्मक या अंड कोशिका ही बची है, अंड सेल, जिसको आप क्या बोलते हो? मादा युग्मक। और ये मादा युग्मक कितने गुणित है? अगुणित है, एक गुणित है। ठीक है, तो दोनों सहायक कोशिकाओं में एक सहायक कोशिका तो परागनली के प्रवेश के समय नष्ट हो गई। दूसरी सहायक कोशिका उसके पश्चात कुछ समय पश्चात पोषण हेतु नष्ट हो गई। दोनों नष्ट हो जाएंगी, बचेगी केवल अंड कोशिका। नरयुग्मक कितने आ गए? 2 नरयुग्मक। एक नरयुग्मक ये अगुणित और दूसरा नरयुग्मक ये भी कैसा होता है? अगुणित। दोनों नरयुग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। ये मादा युग्मक भी कैसा होता है? अगुणित। तो अब क्या होगा? हम पढ़ रहे हैं दोहरा निषेचन। परागनली के माध्यम से साइफोनोगेमी के द्वारा दोनों नरयुग्मक जो भ्रूणकोश में पहुंचे हैं उन दोनों नरयुग्मकों में से एक नरयुग्मक तो क्रिया कर लेता है द्विध्रुवीय कोशिका के साथ और दूसरा नरयुग्मक क्रिया कर लेगा मादा युग्मक के साथ। तो इस प्रकार भ्रूणकोश में पहुंचे दोनों नरयुग्मक 2 निषेचन की घटनाएं संपन्न करते हैं। 2 प्रकार के निषेचन की घटनाएं संपन्न होंगी और इसीलिए इसको कहा जाता है दोहरा निषेचन। दोबारा सुन लो। चूंकि एंजियोस्पर्म पादपों में पहुंचे दोनों नरयुग्मक 2 निषेचन की घटनाएं संपन्न करते हैं। एक निषेचन को अपने बोलते हैं वास्तविक निषेचन। पहले निषेचन को अपने क्या बोलेंगे? वास्तविक निषेचन। ठीक है, और दूसरे निषेचन को अपने बोलेंगे त्रिसलयन। मैं यहां पर लिख देता हूं त्रिसलयन। वास्तविक निषेचन भी निषेचन है और त्रिसलयन भी निषेचन है। तो दोनों नरयुग्मक 2 निषेचन की घटनाएं संपन्न करते हैं, एक वास्तविक निषेचन और दूसरा त्रिसलयन। इसीलिए एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले इस प्रकार के निषेचन को हम कहते हैं दोहरा निषेचन। मिटा दें। अब इनको समझते हैं कि वास्तविक निषेचन या त्रिसलयन क्या चीज है, यानी दोहरा निषेचन क्या होगा? दोहरा निषेचन किसे कहेंगे आप? दोहरा निषेचन वास्तविक निषेचन प्लस त्रिसलयन। ये दोनों प्रकार के निषेचन हैं जो किसके बराबर होंगे? जिनको मिलाकर हम क्या बोलेंगे? दोहरा निषेचन बोलेंगे। इनको मिलाकर हम वास्तविक निषेचन क्या है सबसे पहले यदि देखा जाए तो वास्तविक निषेचन का एक दूसरा नाम हो सकता है प्रथम निषेचन। प्रथम निषेचन। और त्रिसलयन को हम बोलते हैं द्वितीय निषेचन। प्रथम निषेचन वास्तविक निषेचन होता है और दूसरा निषेचन क्या कहलाता है? त्रिसलयन। तो ये वास्तविक निषेचन क्या है? मादा युग्मक जो कि कैसा है? अगुणित है।
प्लस नर युग्मक, ये भी क्या है, अगुणित है, मादा युग्मक और नर युग्मक के संलयन को वास्तविक निषेचन कहा जाता है। अगुणित मादा युग्मक और अगुणित नर युग्मक के निषेचन के केंद्रकों के संलयन को हम क्या कहते हैं, वास्तविक निषेचन कहते हैं। और इस वास्तविक निषेचन के पश्चात अपने को क्या प्राप्त होगा, एक द्विगुणित युग्मनज, जिसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो, जाइगोट प्राप्त होगा। तो वास्तविक निषेचन या प्रथम निषेचन के द्वारा आपको क्या प्राप्त होगा, द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट, जो भविष्य में चलकर क्या करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। द्विगुणित भ्रूण किससे बनेगा, इसी युग्मनज से बनेगा, जो कि अपने बाद में देखेंगे भ्रूणोद्भव के अंतर्गत। दूसरा है त्रिसंलयन या द्वितीयक निषेचन। ये त्रिसंलयन या द्वितीयक निषेचन क्या होता है, ये है द्विगुणित ध्रुवीय सेल। ध्रुवीय सेल जो कि कितने केंद्रकों के मिलने से बनी है, 2 केंद्रकों के मिलने से बनी है, प्लस जो दूसरा नर युग्मक बच गया वो, ये दोनों आपस में निषेचन कर लेंगे। तो यहां पर कितने केंद्रक आपस में संलयन करेंगे, यानी एक तो द्विध्रुवीय कोशिका होगी जिसमें कितने केंद्रक हैं, ध्रुवीय कोशिका जिसमें कितने केंद्रक हैं, 2। एक नर युग्मक जिसमें कितने केंद्रक हैं, 1। यदि आपस में संलयन करेंगे तो कितने केंद्रकों का संलयन होगा, 3 केंद्रकों का, 2 ध्रुवीय कोशिका के और 1 नर युग्मक का। इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन। और चूंकि पहले ये हो चुका है, अब ये होगा, इसलिए इसको बोलते हैं द्वितीयक निषेचन। और इससे जो कोशिका प्राप्त होगी वो कैसी होगी, त्रिगुणित कोशिका प्राप्त होगी। इसको बोलते हैं त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। क्या बोलते हैं इसको, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष। क्या बोलेंगे इसे, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। और ये त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका ही भविष्य में चलकर किसका निर्माण करेगी, भ्रूणपोष का निर्माण करेगी। तो यहां पर आप देख सकते हो कि वास्तविक निषेचन हुआ जिसमें मादा युग्मक और नर युग्मक ने निषेचन करके किसका निर्माण कर लिया, जाइगोट का, द्विगुणित जाइगोट। इसके पश्चात दूसरा निषेचन हुआ, यानी 2 नर युग्मक पहुंचे ना था, तो एक नर युग्मक ने तो प्रथम निषेचन कर लिया और दूसरे नर युग्मक ने द्वितीयक निषेचन किया है। द्वितीयक निषेचन में क्या हुआ, द्विध्रुवीय कोशिका और नर युग्मक, इसने आपस में क्रिया करके कर लिया, निर्माण किया त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का। तो ये यहां पर समाप्त हो चुका है दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन अपने किसको बोलते हैं, वास्तविक निषेचन और त्रिसंलयन, दोनों को संयुक्त रूप से बोला जाता है दोहरा निषेचन। परिभाषा एक बार फिर से देख लो। आवर्त बीजियों में, एंजियोस्पर्म में, भ्रूणकोश में पहुंचे 2 नर युग्मक 2 प्रकार के निषेचन की घटना को संपन्न करते हैं, एक वास्तविक निषेचन और एक त्रिसंलयन, जिनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है दोहरा निषेचन। इस दोहरे निषेचन का महत्व क्या है, क्या फायदा है दोहरे निषेचन से? तो दोहरे निषेचन से अपने को देखो, युग्मनज तो प्राप्त हो ही हो रहा है, भ्रूण तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन भ्रूण को पोषण देने के लिए भ्रूणपोष का निर्माण भी हो जाता है। तो दोहरे निषेचन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके द्वारा एक भ्रूणपोष का निर्माण भी होता है, जो कि बीज में उपस्थित भ्रूण को अंकुरित होने तक पोषक पदार्थ प्रदान करता रहता है। यह है महत्व किसका, दोहरे निषेचन का। तो यह निषेचन यहां पर समाप्त हो चुका है। अब हम देख रहे हैं निषेचन के पश्चात की घटनाएं। आप देखो, पूरे निषेचन को, पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 टाइप में बांट सकते हो, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात। सबसे पहले निषेचन पूर्व था, जिसमें हमने लघु बीजाणु जनन के द्वारा नर युग्मक बनाया, गुरु बीजाणु जनन के द्वारा हम मादा युग्मक तक पहुंचे, फिर परागण की क्रिया हुई, फिर पराग स्त्रीकेसर सहकर्षण हुआ। ये सभी क्या थे, निषेचन पूर्व थे। उसके पश्चात निषेचन हो चुका है। अब हम जो घटनाएं देखेंगे
वो देखेंगे निषेचन पश्च घटनाएं। और निषेचन पश्च घटनाओं में सबसे पहली घटना हम जो लेकर चल रहे हैं वो है भ्रूणकोश, भ्रूणपोष का निर्माण। इसका निर्माण देखेंगे अब अपने भ्रूणपोष, जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म का निर्माण। होता क्या है भ्रूणपोष? वह पदार्थ, बीज में उपस्थित वह पदार्थ जो परिवर्तनशील भ्रूण को पोषक पदार्थ प्रदान करता है। तो भ्रूण को पोषक पदार्थ प्रदान करने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? भ्रूणपोष कहलाएगा। निर्माण कैसे होता है? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष सेल, जो कि एक कोशिका थी। यह त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार बार समसूत्री विभाजन करती है और इसके बार बार समसूत्री विभाजित होने से आपको प्राप्त होगा त्रिगुणित भ्रूणपोष। जो सबसे पहले एक कोशिका थी, प्राथमिक सेल थी, अब वो बार बार समसूत्री विभाजन करते हुए भ्रूणपोष का निर्माण कर लेगी। और ये भ्रूणपोष कैसा होगा? त्रिगुणित। क्यों हुआ त्रिगुणित? क्योंकि ये त्रिसलयन से प्राप्त हुआ है, इसलिए होता है ये त्रिगुणित। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से दोहरा निषेचन एंजियोस्पर्म की अभिलाक्षणिक गुण है, ठीक उसी प्रकार से त्रिगुणित भ्रूणपोष का पाया जाना भी एंजियोस्पर्म का अभिलाक्षणिक गुण है। आपसे एक नंबर में सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं कि आवर्त बीजियों का भ्रूणपोष कैसा होता है, कितने गुणित होता है, इसकी सूत्र गुणिता बताइए। तो भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित। लेकिन जिम्नोस्पर्म में, ये तो एंजियोस्पर्म की बात है, जिम्नोस्पर्म में यदि देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष अगुणित होता है। जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष कैसा होता है? अगुणित होता है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण निषेचन से पहले ही हो जाता है। चूंकि जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पहले होता है, इसलिए वो अगुणित होता है। लेकिन यहां पर ये त्रिसलयन से बना है, इसलिए कैसा होगा? ये त्रिगुणित। तो ध्यान रखिएगा, गांठ बांध लो, एंजियोस्पर्म का भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित। अब देखते हैं भ्रूणपोष के प्रकार। निर्माण तो आपने देख लिया किससे होगा, कैसे होगा। अब इसके अपने देखेंगे प्रकार, कौन कौन से प्रकार का भ्रूणपोष हो सकता है। तो 3 प्रकार के भ्रूणपोष अपने सिलेबस में है। आवर्त बीजों में 3 प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं। सबसे पहला भ्रूणपोष है मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। और तीसरा होता है हेलोबियल भ्रूणपोष। तो 3 टाइप का भ्रूणपोष अपने पास है। मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। ये 3 प्रकार का भ्रूणपोष अपने सिलेबस में है। इसमें सबसे पहले है मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। ये मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष होता क्या है, इसका निर्माण समझिएगा आप कैसे होता है। सबसे पहले ये अपने पास क्या है? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है तो ये एक कोशिका ही ना, ये इसका जीवद्रव्य हो गया। अब क्या होगा? ये कोशिका सबसे पहले आकार में वृद्धि करेगी। क्या करेगी? ये आकार में वृद्धि। आकार में वृद्धि करके ये बड़ी हो जाएगी, होगी बड़ी।
ये इसका केंद्रक है। आकार में बड़ी होने के पश्चात ये इसका जीवद्रव्य भी है। आकार में बड़ी होने के पश्चात ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका जब एक कोशिका के रूप में है, अब इसका केंद्रक बार बार विभाजन करता है। केवल कौन? केंद्रक विभाजन करता है। कोशिका विभाजित नहीं हो रही, केवल कौन विभाजित हो रहा है? केंद्रक। यानी अब ये कैसे आ जाएगा? बहुकेंद्र की अवस्था में आ जाएगा। आ गया बहुकेंद्र की अवस्था में। बहुकेंद्रकीय अवस्था। बहुकेंद्र की अवस्था में आने के पश्चात, और ध्यान रखिए सारे के सारे केंद्रक जो विभाजित हुए हैं वो त्रिगुणित केंद्रक हैं। इसके पश्चात कोशिका तो यही है, सेम एक ही कोशिका है। यानी मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष होता है, वास्तव में वो एक कोशिका होती है जिसमें असंख्य त्रिगुणित केंद्रक हैं। अब है तो ये कोशिका ही ना, वो भी पादप कोशिका, तो इसके मध्य रिक्तिका जो होगी वो अब बड़ी हो जाएगी। पादप कोशिका में पता आपको मध्य में रिक्तिका पाई जाती है। अब वो रिक्तिका क्या होगी? आकार में बड़ी हो जाएगी। ये रिक्तिका आकार में बड़ी होगी, और रिक्तिका के बड़े होने के कारण जो ये केंद्रक जो बिखरे पड़े थे वो सारे के सारे अब कहाँ चले जाएंगे? परिधि पर चले जाएंगे। सारे के सारे त्रिगुणित केंद्रक अब कहाँ पर चले गए? परिधि पर। और ये केंद्रक तैर कहाँ रहे हैं? कहाँ तैर रहे हैं? अपने तरल जीवद्रव्य में तैर रहे हैं। तरल जीवद्रव्य के अंदर ये तैरती हुई कंडीशन में, ये इस कोशिका का जीवद्रव्य। तो यहां पर जो बहुकेंद्र की अवस्था बनी है जिसमें सारे सारे केंद्रक परिधि की ओर हैं, बीच में एक बड़ी रिक्तिका है और सारे के सारे केंद्रक अपने तरल जीवद्रव्य में तैर रहे हैं, यही क्या है? तरल भ्रूणपोष है। ठीक है, दोबारा देख लो। तरल भ्रूणपोष में सबसे पहले त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका आकार में वृद्धि करती है। आकार में वृद्धि करने के पश्चात इसका केंद्रक बार बार समसूत्री विभाजन करता है और बहुकेंद्र की अवस्था प्राप्त हो जाती है। उसके पश्चात इसकी रिक्तिका बड़ी हो जाती है, और रिक्तिका बड़ी होने के कारण सभी केंद्रक जीवद्रव्य में परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार यहां पर आपने देखा कि केवल केंद्रक बने, केवल केंद्रकों का विभाजन हुआ, भित्ति का निर्माण नहीं हुआ। इसलिए सारे के सारे केंद्रक कैसे रह गए? मुक्त रह गए। चूंकि तरल जीवद्रव्य में तैर रहे हैं और मुक्त रूप से तैर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के भ्रूणपोष को अपने क्या बोलते हैं? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। क्या बोलेंगे इसे? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। क्लियर? एग्जाम्पल की यदि चर्चा की जाए तो नारियल का पानी जो है, पिया आपने? नारियल का पानी सबने पिया होगा, सबने देखा होगा। नारियल का पानी जो है वो क्या होता है? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, कंठस्थ हो गया होगा कि नारियल का पानी किस टाइप का एग्जाम्पल है? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है। इसके पश्चात अपने देखते हैं, और चित्र कौन सा बना हो गया? ये तीनों, जिसमें आपको मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ये, फिर ये, फिर ये। नामांकित आप कर ही दोगे। त्रिगुणित केंद्रक, रिक्तिका, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, नामांकित इसको करना है आप लोगों ने। कोशिकीय भ्रूणपोष, इसमें भी ठीक वैसे ही होता है जैसे कि इसमें। सबसे पहले त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, वो आकार में वृद्धि करेगी। कर लिया आकार में वृद्धि। आकार में वृद्धि करने के पश्चात क्या होगा? इसका केंद्रक विभाजन करने प्रारंभ कर देगा। परंतु यहां पर जैसे जैसे केंद्रक विभाजन करेगा वैसे वैसे कोशिका भित्ति भी बनती रहेगी। प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर भित्ति भी बनती चली जाएगी, जिससे ये केंद्रक मुक्त न होकर एक कोशिका के रूप में आ जाते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। चित्र कैसा बनेगा? इस टाइप का। ये चित्र आप किस में बनाओगे? कोशिकीय भ्रूणपोष में, जिसमें क्या हुआ? केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण भी होता रहा, और कोशिका भित्ति के निर्माण के कारण इसके केंद्रक मुक्त न रहकर एक कोशिका के रूप में स्थापित हो जाते हैं। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल जो है वो है नारियल की गिरी। हम तो पीछे ही पड़ गए नारियल के। नारियल की गिरी याद कीजिए, आपको मैंने 11th क्लास में बताया था फल कौन से, किस फल का कौन सा भाग खाने योग्य है, याद है? उसमें नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा बताया था? भ्रूणपोष। ध्यान रखें, बड़े से बड़े कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो कौन सा होगा? भ्रूणपोष। ठीक है। और आपने देखा कि नारियल का पानी, इसको भी तो आप खाने के काम में लेते हो, कौन सा भ्रूणपोष है? मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष। गिरी तो आप खाते खाते हो, कौन सा भ्रूणपोष है? कोशिकीय भ्रूणपोष। और भाद्रपद का महीना चल रहा है, तो नारियल जब आप खाओ तो पानी निकले तो आप कहोगे ये तो मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष है, और गिरी निकले तब आप कहोगे ये तो कोशिकीय भ्रूणपोष है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और भी अपने पास इसका, तो वर्बेस्कम। वर्बेस्कम, मैं वर्बेस्रम नहीं बोल रहा, वर्बेस्कम नामक पादप जो है उसमें भी कौन सा भ्रूणपोष पाया जाता है? कोशिकीय भ्रूणपोष। इसके अलावा गेमोपेटली, याद है आपको 11th क्लास में गेमोपेटली बताए थे, गेमोपेटली, पॉलीपेटली। तो गेमोपेटली के जो सदस्य हैं वो भी सारे सारे क्या धारण करते हैं? कोशिकीय भ्रूणपोष धारण करते हैं। तीसरे प्रकार का भ्रूणपोष अपने पास है हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। तीसरे प्रकार का भ्रूणपोष कौन सा देख रहे हैं? हेलोबियल। भ्रूणपोष, ये हेलोबियल भ्रूणपोष होता क्या है? सबसे पहले वही है अपने पास त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। भ्रूणपोष चाहे कोई भी हो, उसका निर्माण किससे होगा? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से, क्योंकि ये त्रिसलन से बनी है। इसमें सबसे पहले क्या होगा? एक समसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री तो हो ही नहीं सकता, अर्धसूत्री होगा तो डेड डेड होगी क्या? डेड डेड को नहीं उसके नहीं कोई भी चीज, तो याद रखो कैसा विभाजन होगा? समसूत्री। तो त्रिगुणित में समसूत्री विभाजन जो होता है उसके द्वारा एक असमान प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। बीजांड द्वार की ओर बड़ी कोशिका बनती है और निभाग की ओर छोटी कोशिका बनती है। निभाग की ओर कोशिका कैसी बनेगी? छोटी। और बीजांड द्वार की ओर कोशिका कैसी बनेगी? बड़ी। बनेगी त्रिगुणित। इसके पश्चात आगे की प्रोसेस सेम है। जो छोटी कोशिका है इसका केंद्र बार बार विभाजन करते हुए मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष बना लेगा। छोटी कोशिका का केंद्र बार बार विभाजन करते हुए क्या करेगा? मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष का निर्माण कर लेगा। और जो बड़ी कोशिका है नीचे की ओर, वो बार बार विभाजन करते हुए कोशिकीय भ्रूणपोष बनाएगी। छोटी कोशिका मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष और बड़ी कोशिका कोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण करेगी। तो बना दे, ऐसे आप बना सकते हो, इसके अंदर चित्र बनाकर दिखा सकते हो। इसके अंदर नीचे की ओर ये कौन सा विभाजन हो गया? कोशिकीय विभाजन। तो ऊपर की ओर छोटी कोशिका मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष और नीचे की ओर बड़ी कोशिका कोशिकीय भ्रूणपोष। कहने का मतलब ये पूरी एक कोशिका है, यही तो बड़ी हुई है पूरी एक कोशिका। इसमें ऊपर की ओर मुक्त केंद्र के, नीचे की ओर जो यानी बीजांड द्वार की ओर कोशिकीय भ्रूणपोष है और निभाग की ओर कौन सा है? मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष। अर्थात हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष जो है वो दोनों जो मुक्त केंद्र के और कोशिकीय भ्रूणपोष है उनका मिला जुला रूप होता है।
एलोबियल भ्रूणपोष मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष का मिला जुला रूप होता है। इसको कहते क्यों, एलोबियल का मतलब क्या है? इस प्रकार के भ्रूणपोष की खोज सबसे पहले एक बीजपत्री पादपों के हेलोबिएलीज गण में हुई। एक गण है, एक ऑर्डर है जिसका नाम क्या है? हेलोबिएलीज ऑर्डर। उस किसका कुल है ये? एक बीजपत्री पादपों का गण है हेलोबिएलीज, और इस गण में खोज हुई इस प्रकार के भ्रूणपोष की, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। तो आज के लिए इतना ही। इसके पश्चात निषेचन के पश्चात की और जो घटनाएं हैं, एक घटना हमने पढ़ ली है भ्रूणपोष का निर्माण, आगे की और घटनाएं हैं वो किसी और अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।